सुभाषीष प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी 7वीं क्लास के बच्चों का सामाजिक विज्ञान के भूगोल की ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन के पाठ 10 प्राकृतिक प्रदेश एवं जन जीवन मरुस्थल का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अध्ययन के बाद आप मरुस्थलीय प्रदेश की विशेषताओं को बता पाएंगे। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों में पाए जाने वाले जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के नाम बता पाएंगे और उनकी विशेषताओं का उल्लेख कर पाएंगे। और आप विश्व में पाए जाने वाले विभिन्न मरुस्थलों के नामों को भी बता पाएंगे। आज का पाठ शुरू करने से पहले हम एक बार दोहरा लेते हैं कि अब तक हमने प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में क्या-क्या जाना था। बच्चों, प्राकृतिक प्रदेश क्या होते हैं ये हमने जाना था। जब किसी बहुत बड़े भूभाग में जलवायु, वनस्पतियों, जीव जंतुओं और मृदा में औसत एकरूपता पाई जाती है तो उसे प्राकृतिक प्रदेश कहते हैं। किसी एक प्राकृतिक प्रदेश में पर्यावरणीय भिन्नताएं बहुत कम होती हैं, जबकि 2 प्राकृतिक प्रदेशों में पर्यावरणीय भिन्नताएं बहुत ज्यादा दिखाई देती हैं। हमने जाना था कि विश्व को विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है और इनको बांटने का मुख्य आधार वहां की जलवायु होती है, क्योंकि जलवायु ही वह कारक होती है जो किसी भी क्षेत्र की वनस्पतियों को, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं को और वहां के मानव जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करती है। इसीलिए जलवायु के आधार पर विश्व को विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। हमने विश्व में जो पृथ्वी है उसमें जो 3 तापकटिबंध हैं, उष्ण तापकटिबंध और शीतोष्ण तापकटिबंध और शीत तापकटिबंध के अंतर्गत आने वाले प्राकृतिक प्रदेशों के नामों को भी जाना था। हमने जाना था कि जो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश हैं वे 0 से लेकर लगभग 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। और उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आने वाले प्राकृतिक प्रदेशों के नामों को जाना था। कौन कौन से थे वे थे विषुवत रेखीय प्रदेश, सवाना प्रदेश, मानसूनी प्रदेश और मरुस्थलीय प्रदेश। और आज हम इन्हीं मरुस्थलीय प्रदेशों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। हम जानेंगे कि मरुस्थलीय प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति और महाद्वीपों पर इनके विस्तार के बारे में। फिर हम यहाँ की जलवायु का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति और किस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और उनके लक्षण क्या हैं। उसके बाद हम यहाँ के मानव जीवन का विस्तार से अध्ययन करेंगे। आप पिछले पाठों में विषुवत रेखीय प्रदेश और सवाना प्रदेश के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और आज हम मरुस्थलीय प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। और ये तीनों ही प्रदेश उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए फिर हम इनका एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। बच्चों, यदि किसी एक पूरे दिन आपको पीने के लिए पानी ना मिले, खाना बनाने के लिए और विभिन्न कार्यों के लिए भी आपको पानी ना मिले, तो सोचिए वो दिन आपका कैसा गुजरेगा। आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, है ना? आप सभी जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और मानव के लिए जल के महत्व को अच्छी तरह से समझते हैं। सोचो, यदि पीने के लिए पानी ना हो और पशुओं के लिए खाने के लिए घास ना हो, कृषि की सिंचाई के लिए भी जल उपलब्ध ना हो, तो क्या ऐसे स्थान पर जीवन संभव है? निश्चित तौर पे ऐसे स्थानों पर जीवन संभव नहीं है। हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पानी की बहुत कमी होती है और ऐसे स्थानों पर जितनी वर्षा होती है उससे अधिक वाष्पीकरण होता है, यानी जितनी बारिश पड़ती है उससे कहीं अधिक पानी भाप बनकर उड़ जाता है और ऐसे स्थानों को शुष्क प्रदेश कहा जाता है। और ऐसे स्थानों में वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण कहीं अधिक होता है। बच्चों, इन्हें रेगिस्तान और मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है ना? आपने सुने होंगे ये नाम। जब कभी आप रेगिस्तान या मरुस्थल शब्द सुनते हैं तो हमारे सबके दिमाग में एक चित्र उभर आता है, बहुत गर्मी और दूर दूर तक फैली हुई रेत। लेकिन जरूरी नहीं है कि मरुस्थल हमेशा गर्म और रेतीले ही हो। मरुस्थल ठंडे और बर्फीले भी हो सकते हैं, यानी मरुस्थल गर्म और रेतीले भी हो सकते हैं और ठंडे और बर्फीले भी हो सकते हैं।
गर्म स्थान वाले जो मरुस्थल होते हैं उन्हें उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश कहा जाता है, और जो कम तापमान वाले मरुस्थल होते हैं उन्हें शीत मरुस्थलीय प्रदेश कहा जाता है। और आज के पाठ में हम जो गर्म तापमान वाले उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों का ही अध्ययन कर रहे हैं। एक बार हम सबसे पहले इनकी अक्षांशीय स्थिति और विस्तार के बारे में जानते हैं, यानी उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश किन अक्षांशों के मध्य स्थित हैं और महाद्वीपों पर इनका विस्तार कहां-कहां तक है। बच्चों, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश पूरे उष्ण कटिबंध में महाद्वीपों के पश्चिमी भागों पर पाए जाते हैं, यानी मरुस्थलीय प्रदेश पूरे उष्ण कटिबंध में 0 से लेकर 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच इनका विस्तार है, और ये महाद्वीपों के पश्चिमी भागों पर स्थित हैं। एक बार नजर डालते हैं कि इन महाद्वीपों पर ये कहां-कहां पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका में सोनारान और एरिजोना मरुस्थल, दक्षिणी अमेरिका में आटाकामा, अफ्रीका का सहारा और कालाहारी मरुस्थल, एशिया में अरब तथा थार मरुस्थल, और ऑस्ट्रेलिया में महान विक्टोरिया मरुस्थल। ये हैं कुछ उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों के नाम। आइए मानचित्र पे इनकी स्थिति को देखते हैं। ये है उत्तरी अमेरिका का एरिजोना मरुस्थल, ये है दक्षिणी अमेरिका का आटाकामा मरुस्थल, अफ्रीका में सहारा मरुस्थल और यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल। और सहारा मरुस्थल जो है वो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में सबसे बड़ा मरुस्थल है। एशिया में है अरब मरुस्थल और थार का मरुस्थल, और ऑस्ट्रेलिया में ये है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। उसके अतिरिक्त बच्चों आपको यहाँ पर 2 मरुस्थल और दिखाई दे रहे होंगे, ये है पैटागोनिया और यहाँ पर गोबी मरुस्थल। ये दोनों ही मरुस्थल शीत मरुस्थलीय प्रदेशों में आते हैं, यानी ये वाले जो मरुस्थल हैं ये शीत मरुस्थलीय प्रदेश हैं। आप जानते हैं यहाँ की जलवायु के बारे में। जैसा कि अभी हमने जाना था कि उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों में वर्षा से अधिक वाष्पीकरण होता है, इसलिए ये प्रदेश शुष्क होते हैं। शुष्क माने यहाँ पर मिट्टी में भी नमी की कमी होती है और यहाँ पर वायु में भी काफी कम आर्द्रता पाई जाती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर बहुत तेज रेतीली आंधियां चलती हैं। यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, और जो वर्षा होती है वो सामान्यतः 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। और जब वर्षा होती है तो उसके साथ तेज हवाएं चलती हैं और तूफान आता है, यानी वर्षा कम होती है और जब होती है तो उसके साथ तेज आंधी और तूफान भी आते हैं। उसके अतिरिक्त ऐसे स्थानों में दैनिक तापांतर बहुत अधिक होता है। दैनिक तापांतर माने दिन और रात के तापमान में काफी अंतर पाया जाता है। दिन जहां बहुत अधिक गर्म होते हैं उसकी तुलना में रातें बहुत अधिक ठंडी होती हैं। इसी प्रकार ऐसे प्रदेशों में वार्षिक तापांतर भी काफी होता है। वार्षिक तापांतर यानी गर्मी और सर्दी के तापमान में काफी अंतर पाया जाता है। गर्मियां बहुत गर्म होती हैं और सर्दियां काफी ठंडी होती हैं। कुछ स्थानों पर जो तापमान होता है गर्मियों में वो 58 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि सर्दियों में तापमान जो है वो कई स्थानों पर 0 से भी नीचे चला जाता है। तो आप देख सकते हैं ना बच्चों कि मरुस्थलीय प्रदेशों में, खासतौर से उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों में दैनिक और वार्षिक तापांतर में कितना ज्यादा अंतर होता है। इसीलिए यहाँ की जलवायु शुष्क और विषम होती है। अब आप सोचिए कि जिस स्थान पर वर्षा बहुत कम हो रही हो, जहाँ की मिट्टी में नमी की मात्रा बहुत कम हो, वहां पर किस प्रकार की वनस्पति विकसित होगी। बच्चों, मरुस्थलीय प्रदेशों की जो जलवायु होती है वो वनस्पति के विकास के अनुकूल नहीं होती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पाई जाती है जो कि सूखे का सामना करने के लिए अनुकूलित हो, यानी ऐसी वनस्पति जिसमें कुछ ऐसे विशिष्ट लक्षण हो जो कि सूखे का सामना कर सकते हो। तो उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों की जो वनस्पति है उनमें कुछ ऐसे विशिष्ट गुण हैं जो उन्हें सूखे का सामना करने में मदद करते हैं। जैसे जो वहां पर वनस्पति पाई जाती है उनकी जो जड़ें होती हैं वो काफी लंबी होती हैं, वो नीचे जमीन में गहराई में जाकर नमी प्राप्त करती हैं।
उसके अतिरिक्त यहाँ जो वनस्पति पाई जाती है उनमें वाष्पन को कम करने के लिए पत्तियों का अभाव होता है, या फिर पत्तियां अगर होती हैं तो वो बहुत छोटी, मोटी और चिकनी होती हैं। किस प्रकार की? या तो पत्तियों का अभाव या पत्तियां छोटी छोटी, चिकनी और मोटी होती हैं। और इसके अतिरिक्त कुछ पेड़ पौधों में जो पत्तियां होती हैं वो कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। किस लिए? जिससे कि पेड़ पौधों से वाष्पोत्सर्जन को कम किया जा सके, पानी के नुकसान को कम किया जा सके। और इन पेड़ पौधों की जो तना होता है वह काफी मोटी छाल वाला होता है और कई बार यह हरा होता है, जिससे कि यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को भी करता है, अपने अंदर पानी को संचित भी रखता है और प्राणी के ह्रास को रोकता भी है। और बच्चों, यहाँ पाई जाने वाली मुख्य वनस्पति है खजूर, बबूल, सेहुड़, नागफनी, ताड़ आदि। बच्चों, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों में कहीं कहीं पर पानी के स्रोत या नदियां पाई जाती हैं। तो जहां पर पानी के स्रोत और नदियां पाई जाती हैं वहां पर पानी की उपलब्धता के कारण वहां पर कुछ पेड़ पौधे, कुछ झाड़ियां और कुछ घास उगाती हैं। और ऐसे स्थान किसी वीराने में एक बगीचे के समान दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए ऐसे स्थानों को मरु उद्यान या ओएसिस कहा जाता है। क्योंकि ऐसे स्थानों पर जल उपलब्ध होता है, इसलिए यहाँ पर कृषि की जा सकती है और यहाँ पर प्याज, शकरकंद, तंबाकू, फलियों और मोटे अनाज की खेती की जाती है। देखिए, यहाँ पर आप चित्र में आपको एक मरु उद्यान दिख रहा होगा। यहाँ पर जल का स्रोत है, इस कारण यहाँ पर कुछ पेड़ पौधे उगाए हैं। लग रहा है ना ये वीराने में एक बगीचे के समान, तो इसीलिए इसे मरु उद्यान कहते हैं। अब जानते हैं उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों के जीव जंतुओं के बारे में। सोचो, जहां पर पानी बहुत कम हो, जहां पर वनस्पति भी बहुत कम हो, वहां पर किस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते होंगे। बच्चों, इसी कारण, क्योंकि पानी की कमी है और पेड़ पौधों की भी कमी है, इसलिए उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों में बहुत कम संख्या में जीव और जंतु पाए जाते हैं। यहाँ पर केवल वही जीव जंतु पाए जाते हैं जिनको कम पानी की जरूरत हो और जो बहुत अधिक गर्मी को बर्दाश्त कर सके। अच्छा, आप एक ऐसे जंतु का नाम बताइए जो बहुत दिनों तक बिना पानी के रह सकता हो और रेत पर चल सकता हो। बताइए बच्चों, ऐसा कौन सा जंतु है? आप बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, ऊंट। तो मरुस्थलीय प्रदेशों का जो मुख्य पशु है वो है ऊंट, और जो ऊंट होता है वो मरुस्थल में रहने के लिए अनुकूलित होता है। ऊंट के अलावा यहाँ पर कुछ और पशु पाए जाते हैं, जैसे कि भेड़ और बकरियां। इसके अतिरिक्त गर्मी से बचने के लिए यहाँ पर मांद या बिल बनाकर भी रहने वाले जीव जंतु भी पाए जाते हैं। उनमें प्रमुख हैं नेवला, सांप, बिच्छू, गोहो, गीदड़, चिंकारा, लोमड़ी, रेगिस्तानी चूहा आदि। और यहाँ आपको चित्र में गोह दिखाई दे रही है, यह है नेवले का चित्र और यह है बिच्छू। ये उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों में बिल या मांद बनाकर गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए रहती हैं। बच्चों, जैसा कि अभी हमने जाना कि उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों का मुख्य पशु ऊंट होता है और ऊंट में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो इसे मरुस्थल में रहने में मदद करते हैं। आइए एक नजर डालते हैं कि ऐसे कौन से विशिष्ट गुण इसमें पाए जाते हैं जिसके कारण ऊंट मरुस्थलीय प्रदेशों में आसानी से रह सकता है। बच्चों, आपने असल जिंदगी में या तस्वीरों में ऊंट जरूर देखा होगा और आपने ऊंट के जो पीठ होती है उस पर एक बड़ा सा कुबड़ भी देखा होगा। ये जो कुबड़ होता है इसमें वसा संचित होती है और जब ऊंट को बहुत दिनों तक पानी या भोजन उपलब्ध नहीं होता तब यह इस वसा का प्रयोग पानी और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करता है। यानी जो ऊंट की जो पीठ में कुबड़ होता है इसमें वसा संचित होने के कारण यह ऊंट जो होता है ये कई दिनों तक बिना भोजन और पानी के आसानी से रह सकता है। इसके अतिरिक्त ऊंट के पैर गद्देदार होते हैं जिसके कारण यह गर्म रेत पर आसानी से चल सकता है और इसी कारण ऊंट को क्या कहा जाता है? इसे मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। इसके कारण क्योंकि यह बहुत आसानी से मरुस्थलीय प्रदेशों में रह सकता है। वहां पर यह सवारी और
सामान ढोने के काम आता है। बच्चों, आपने जो असल जिंदगी में ऊंट देखा होगा या चित्रों में देखे होंगे, आपने देखा होगा उन ऊंटों की एक कुबड़ होती है, लेकिन मंगोलिया में 2 कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं। देखिए, ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये इस ऊंट के 2 कुबड़ हैं। तो मंगोलिया में 2 कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं। अब सोचिए, जिस क्षेत्र की जलवायु बहुत विषम है, जहां दैनिक और वार्षिक तापांतर बहुत अधिक है, जहां पर तेज रेतीली आंधियां चलती हैं, आंधियां भी इतनी भयंकर कि बस्तियां तक उजड़ जाती हैं, वहां पर कितनी जनसंख्या निवास करती होगी। इन विषम परिस्थितियों के कारण मरुस्थलीय प्रदेशों में बहुत ही कम जनसंख्या निवास करती है और यहाँ पर बस्तियां जो हैं वो काफी दूर दूर बसी हुई हैं। इन विषम परिस्थितियों के बावजूद भी यहाँ पर कुछ जनजातियां निवास करती हैं। उनमें प्रमुख हैं अरब की बद्दू जनजाति और कालाहारी के बुशमैन। और ये लोग अपना जीवन यापन कैसे करते हैं? इनका मुख्य व्यवसाय है, अरब के जो बद्दू जनजाति है, इसका मुख्य व्यवसाय पशुपालन है और ये अपने पशुओं के साथ चारे और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। और कालाहारी के जो बुशमैन हैं, उनका मुख्य व्यवसाय शिकार करना है, यानी ये शिकार करके ही अपना जीवन यापन करते हैं। और बच्चों, जो मरुस्थलीय प्रदेश हैं, वहां पर अभी बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ है, परंतु इन क्षेत्रों के विकास के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। जहां पर नदियों की घाटियां हैं और खनिज तेल उपलब्ध है, वहां पर रेल मार्गों और सड़कों का विकास किया जा रहा है, जिससे कि इन क्षेत्रों में आसानी से पहुंचा जा सके। इसके अतिरिक्त खनन व्यवसाय और उद्योग धंधों के विकास का भी प्रयास किया जा रहा है। जहां पर कृषि संभव है, वहां पर नदियों द्वारा सिंचाई के साधन उपलब्ध करवाकर कृषि को भी प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है। बच्चों, आइए मरुस्थलीय प्रदेशों के बारे में कुछ और भी जानें। मरुस्थल में पाए जाने वाले जो बालू के टीले होते हैं, इन्हें बालू का स्तूप यानी कि सैंड ड्यून्स कहते हैं। और ये जो बालू के जो टीले होते हैं यानी सैंड ड्यून्स होते हैं, ये स्थिर नहीं होते हैं, ये हवा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। उसके अतिरिक्त जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में जब लोग घर बनाते हैं, तो वे अपने घरों की दीवारों को बहुत मोटा बनाते हैं। ये जो मोटी दीवार होती है, ये गर्मी के प्रभाव को कम करती है। तो बच्चों, अभी आपने मरुस्थलीय प्रदेशों की जलवायु, वनस्पतियों, जीव जंतुओं और मानव जीवन के बारे में समझा। अब हम पिछले पाठों में विषुवत रेखीय प्रदेश और सवाना प्रदेश के बारे में जान चुके हैं। ये तीनों ही प्रदेश उष्णकटिबंधीय प्रदेशों के अंतर्गत आते हैं। तो आइए इनका एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, यानी जानते हैं कि इन प्रदेशों में क्या समानताएं और क्या भिन्नताएं हैं। सबसे पहले है इनकी स्थिति, यानी किन अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। विषुवत रेखीय प्रदेश 0 से लेकर 10 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। सवाना प्रदेश 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश से 20 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। और मरुस्थलीय प्रदेश पूरे उष्णकटिबंध में, यानी 0 से लेकर लगभग 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित हैं। अब महाद्वीपों पर इनका विस्तार देखते हैं। विषुवत रेखीय प्रदेश महाद्वीपों के तटों पर और घाटियों में पाए जाते हैं। जैसा कि आप पिछले पाठों में पढ़ चुके हैं ना, कि विषुवत रेखीय प्रदेश उत्तर पश्चिमी अमेरिका, उसके अतिरिक्त वहां पर अफ्रीका में गिनी तट, पूर्वी तट के अतिरिक्त अमेजन घाटी और जायरे घाटी में इनका विस्तार है। और जो सवाना प्रदेश हैं, वो महाद्वीपों के मध्यवर्ती भागों में पाए जाते हैं, यानी कि महाद्वीप के बीच में सवाना प्रदेशों का विस्तार है। और मरुस्थलीय प्रदेश ये महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। अब एक नजर डालते हैं यहाँ की जलवायु पर। जलवायु विषुवत रेखीय प्रदेशों की गर्म और नम होती है। आप जानते हैं कि विषुवत रेखीय प्रदेश भूमध्य रेखा के पास स्थित है और भूमध्य रेखा पर साल भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर पूरे साल तापमान अधिक और एक समान रहता है, इसलिए इंसानों पर बहुत गर्मी पड़ती है। उसके अतिरिक्त ये स्थान काफी नम है, क्योंकि यहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है। यहाँ की वायु शांत होती है, इसलिए यहाँ पर उमस बहुत होती है।
सवाना प्रदेश की जलवायु गर्म और शुष्क है, यानी गर्मी तो यहाँ भी खूब पड़ती है, लेकिन यहाँ की वायु में आर्द्रता कम होती है, इसलिए यहाँ पर जलवायु गर्म और शुष्क होती है। और मरुस्थलीय प्रदेशों की जलवायु शुष्क होती है, यहाँ तो बहुत ही कम वर्षा होती है और यहाँ दैनिक और वार्षिक तापांतर काफी अधिक होता है। अब जानते हैं इन तीनों प्रदेशों में वर्षा की स्थिति को। जैसा कि आप जानते हैं कि विषुवत रेखीय प्रदेशों में बहुत अधिक गर्मी पड़ने के कारण यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है। यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण काफी गर्मी होती है। यहाँ रोज सुबह मौसम साफ रहता है, अच्छी धूप खिलती है और दोपहर के बाद इन स्थानों में प्रतिदिन वर्षा होती है। और यहाँ की वायु शांत है, इसलिए यहाँ पर अधिक वर्षा और शांत वायु के कारण इन क्षेत्रों में बहुत अधिक उमस होती है। सवाना प्रदेशों में भी वर्षा बहुत कम होती है। यहाँ पर केवल वर्षा ग्रीष्म ऋतु के कुछ महीनों में होती है, वह भी साधारण वर्षा, यानी अधिक वर्षा उन महीनों में भी नहीं होती है। और साल के जो शेष महीने होते हैं वे शुष्क होते हैं। और मरुस्थलीय प्रदेशों में तो बहुत ही कम वर्षा होती है। यहाँ तो सामान्यतः 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। अब देखते हैं यहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पतियों के बारे में। आपको पता है कि जो विषुवत रेखीय प्रदेश है वहां पर अधिक गर्मी और वर्षा के कारण वहां पर विविध प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। वहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं और ये सदाबहार वनों में पाए जाने वाले जो वृक्ष होते हैं वे बहुत ऊंचे और घने होते हैं, इतने ऊंचे और घने कि सूर्य का प्रकाश भी उनको पार करके जमीन पे नहीं आ पाता है। और इन वृक्षों के नीचे झाड़ियों, जंगली फूल और लताओं का घना जाल होता है। यहाँ पाई जाने वाली जो लताएं हैं, यहाँ पर जो पेड़ों के नीचे लताएं होती हैं, वे पेड़ों को बहुत अच्छे से आपस में लपेटे रहती हैं और इस प्रकार लपेटे रहती हैं कि हाथी जैसा शक्तिशाली जानवर भी इन जंगलों में घुसने से घबराता है। और सवाना प्रदेशों में तो घास के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ पर दूर दूर तक घास के मैदान होते हैं और यहाँ पाई जाने वाली जो घास होती है वह मोटी, चपटी और लंबी होती है। यहाँ जो घास पाई जाती है उसकी ऊंचाई 3 मीटर तक लंबी होती है। उसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ पतझड़ वृक्ष भी पाए जाते हैं जो कि बिखरी हुई अवस्था में होते हैं। और विषुवत रेखीय प्रदेश मरुस्थलीय प्रदेशों में तो बहुत कम वनस्पति पाई जाती है। अब जानते हैं यहाँ के जीव जंतुओं के बारे में। अधिक वन होने के कारण और विविध प्रकार की वनस्पति होने के कारण विषुवत रेखीय प्रदेशों में विविध प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। यहाँ पेड़ों पर रहने वाले, पानी में रहने वाले जीवों के अतिरिक्त खुले जंगल में रहने वाले असंख्य जीव होते हैं। इसके अतिरिक्त इन जीवों के अतिरिक्त यहाँ पर असंख्य संख्या में कीड़े मकोड़े और पक्षी भी पाए जाते हैं। और सवाना प्रदेशों में घास खाने वाले और मांसाहारी जीवों की बहुलता है। क्योंकि यहाँ घास के मैदान हैं, इसी कारण सवाना प्रदेश में शाकाहारी घास खाने वाले जंतुओं की सबसे अधिक किस्में पाई जाती हैं। और क्योंकि यहाँ घास के मैदान है, इसलिए यहाँ पर पशुओं में गतिशीलता बहुत अधिक दिखाई देती है। और यही कारण है कि सवाना प्रदेश में विशाल आकार वाले स्तनधारी शाकाहारी जीवों के बड़े बड़े जैसे झुंड देखे जा सकते हैं, जैसे हाथी, गैंडा, ज़ेब्रा आदि के खूब विशाल झुंड यहाँ पर दिखाई देते हैं। और मरुस्थलीय प्रदेशों में तो जीव जंतुओं की संख्या बहुत ही कम है। यहाँ का मुख्य पशु ऊंट है और ऊंट के अतिरिक्त भी यहाँ पर भेड़ और बकरियां भी पाई जाती हैं। अब एक नजर डालते हैं इन तीनों ही प्राकृतिक प्रदेशों के मानव जीवन पर। बच्चों, इन तीनों ही प्राकृतिक प्रदेशों में बहुत कम जनसंख्या निवास करती है। आपने पिछले पाठ में जाना था कि विषुवत रेखीय प्रदेशों की जो जलवायु है वह बहुत नर्म, गर्म और उमस से भरी हुई है और ऐसी जलवायु मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक होती है। इसीलिए विषुवत रेखीय प्रदेशों में बहुत ही कम जनसंख्या निवास करती है। सवाना प्रदेश में भी गर्मी और कम वर्षा के कारण यहाँ पर भी कम जनसंख्या निवास करती है। और मरुस्थलीय प्रदेशों में भी बहुत कम जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि यहाँ पर भी पानी की बहुत कमी है, रेतीली जमीन है, वनस्पति बहुत कम होती है यहाँ पर, इस कारण, और यहाँ तेज आंधियां भी चलती हैं, इस कारण यहाँ पर भी बहुत कम जनसंख्या निवास करती है। उसके बावजूद भी इन तीनों ही प्रदेशों में कुछ जनजातियां पाई जाती हैं। इनमें विषुवत रेखीय प्रदेशों में बोरो और पिग्मी और सेमांग नाम की जनजातियां निवास करती हैं। सवाना प्रदेश में मसाई
और हौसा नाम की जनजाति निवास करती है और मरुस्थलीय प्रदेशों में बद्दू और बुशमैन नाम की जनजातियां पाई जाती हैं। और इन जनजातियों के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। विषुवत रेखीय प्रदेश जो है, वहां के जो लोग हैं उनका मुख्य व्यवसाय शिकार करना, वन वस्तु इकट्ठा करना और झूम खेती करना है। यानी ये लोग अधिकतर शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं या वनों से वस्तुएं इकट्ठे करके अपना जीवन यापन करते हैं, या फिर कुछ लोग चलती फिरती खेती जिसे झूम खेती कहा जाता है उसको करके अपना जीवन यापन करते हैं। और सवाना प्रदेश के जो मसाई जनजाति है उसका मुख्य व्यवसाय है पशुपालन और हौसा नाम की जनजाति कृषि के साथ साथ पशुपालन का कार्य भी करती है। और मरुस्थलीय प्रदेशों में जो बद्दू नामक जनजाति है उसका मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। ये अपने पशुओं के साथ भोजन, चारे और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमते रहते हैं। और जो बुशमैन है उनका मुख्य व्यवसाय शिकार करना है, यानी कि ये अपना जीवन यापन शिकार करके ही करते हैं। तो बच्चों, अभी हमने मरुस्थलीय प्रदेशों के बारे में विस्तार से जाना। आइए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि आज के पाठ में हमने क्या क्या जाना। आज हमने मरुस्थलीय प्रदेशों की अक्षांशीय स्थिति के बारे में जाना कि जो उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश हैं वे पूरे उष्ण कटिबंध में, यानी कि 0 से लेकर लगभग 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। फिर हमने महाद्वीपों पर इनके विस्तार को भी जाना। हमने यहाँ की जलवायु का अध्ययन किया कि यहाँ की जलवायु शुष्क और विषम है। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, जो सालाना वर्षा है वो 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। वर्षा के साथ तेज आंधियां और तूफान आते हैं और यहाँ पर दैनिक और वार्षिक तापांतर बहुत अधिक होता है। फिर हमने यहाँ पाए जाने वाली वनस्पति के बारे में जाना कि यहाँ की जो वनस्पति होती है वही वनस्पति यहाँ विकसित हो सकती है जिसमें सूखे का सामना करने की क्षमता होती है। जैसे इनकी जड़ें लंबी होती हैं, इनमें या तो पत्तियों का अभाव होता है या फिर पत्तियां बहुत छोटी छोटी, चिकनी और मोटी होती हैं। हमने यहाँ के जीव जंतुओं के बारे में जाना और यहाँ के मानव जीवन का भी अध्ययन किया। उसके बाद हमने विषुवत रेखीय प्रदेशों, सवाना प्रदेश और मरुस्थलीय प्रदेशों का एक तुलनात्मक अध्ययन किया। उम्मीद है आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए इस पाठ पर आधारित एक गतिविधि करते हैं। आपको सही जोड़े बनाने हैं। समूह क में कुछ मरुस्थलों के नाम दिए गए हैं और समूह ख में वो उन महाद्वीपों के नाम हैं जहां पर ये मरुस्थल पाए जाते हैं। तो आपको मरुस्थल को महाद्वीप से मिलाना है। सबसे पहले है सहारा मरुस्थल। बताइए ये कौन से महाद्वीप पर पाया जाता है? बिल्कुल सही, यह अफ्रीका महाद्वीप पर पाया जाता है। दूसरा है विक्टोरिया, यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर स्थित है। तीसरा है एरिजोना। बताइए बच्चों, एरिजोना मरुस्थल कौन से महाद्वीप पर है? बताइए बच्चों। बिल्कुल सही, यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर है। चौथा है थार मरुस्थल। बताइए ये कौन से महाद्वीप पर है? थार मरुस्थल एशिया महाद्वीप में है। और आटाकामा, अब तो एक ही विकल्प बचा है, आटाकामा दक्षिण अमेरिका में है। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इस पाठ को अपनी पाठ्य पुस्तक से दोबारा पढ़ेंगे और इसके पीछे दिए गए अभ्यास कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। उसके अतिरिक्त आपको एक अभ्यास कार्य और करना है। आपको विश्व का एक रिक्त मानचित्र लेना है और उस पर विभिन्न मरुस्थलों की स्थिति को दिखाना है। इसके लिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक में दिए गए चित्र की सहायता भी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको एक प्रोजेक्ट कार्य भी करना है। आपको अपने देश में पाए जाने वाले मरुस्थलीय प्रदेश का नाम लिखना है। अभी हमने विभिन्न मरुस्थलों के नाम जाने थे ना, उनमें से एक मरुस्थल हमारे देश में पाया जाता है। आपको उस मरुस्थल का नाम लिखना है और पता लगाना है कि वह किस राज्य में है, और फिर आपको उस राज्य के प्रमुख शहरों के नाम भी लिखने हैं। तो बच्चों, आज के पाठ में इतना ही। अब आपसे पुनः मुलाकात करेंगे एक नए पाठ के साथ एक नई कक्षा में। तब तक खूब पढ़ें और खूब आगे बढ़ें। धन्यवाद।